हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन जो आपका 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट में हुआ था जेई मेंस। वो हम डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन तो अभी नहीं मिल पाए, जितने भी मिले हैं ठीक है, मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उन्हें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इजी पेपर आया था। जिसने भी 3 सितंबर का पेपर दिया है सेकंड शिफ्ट, बहुत इजी क्वेश्चन थे यार, मतलब देखते से ही बन रहे थे। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो अपने डिट्टो नोटबुक से आए हैं। ठीक है, जिसने अपने नोट्स पढ़े हुए हैं उनको ये पेपर बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इस पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यार। ठीक है, उन क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास a mixture of 1 mole of each O2, H2 and helium exists in a container of volume V and temperature T in which partial pressure of H2 is 2 atm. total pressure of the container क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन थी कि यहाँ पर सबके एक एक मोल थे। ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन था, एक मोल O2 था, एक मोल हीलियम था। अब यहाँ पर हम इन आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये क्या है हमारे कांस्टेंट होने वाले। अगर ये कांस्टेंट हो गए भाई कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, हमारा नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो गया, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर रहने वाला है वो भी क्या होने वाला है, सबका बराबर होने वाला है। मतलब जितना पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का है उतना ही पार्शियल प्रेशर O2 का होने वाला है, और उतना ही पार्शियल प्रेशर क्या होने वाला है, हीलियम का। वो किसके बराबर रहने वाला है, 2 atm। और अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए ना, तो टोटल प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। आंसर क्या जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। आंसर क्या चला जाएगा हमारा 6 atm। बहुत सरल क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन एंड W/W percentage of 5.6 V H2O2 solution given molar mass of H2O2 is 34 ग्राम पर मोल। 5.6 V मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हमें देके रखी हुई है H2O2 की, ये हमें से कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और परसेंटेज W/W पूछा हुआ है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोलरिटी। मैंने आपको क्लास में ही बताया था, जब कॉन्सेंट्रेशन कहा जाए उसका मतलब यही है कि वो क्या है भाई, वो मोलरिटी पूछ रहा है। और मोलरिटी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ में आपके पास रिलेशन आता है कि मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। तो मोलरिटी हमारी निकलने वाली है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है 5.6, और 11.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ आंसर आ जाएगा। मतलब हमारी कॉन्सेंट्रेशन तो 0.50। ठीक है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 2 हट चुका है। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है, और इन दोनों को चूज करने के लिए हमें इसकी परसेंटेज बाय वेट निकालना पड़ेगा। हमारी मोलरिटी निकली है, मोलरिटी कितनी निकली है, 1/2 मोलर। 1/2 मोलर का मतलब क्या है, हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है कि आपको परसेंटेज बाय वेट निकालना है, W/W परसेंटेज। तो ये कैसे निकलता है कि ये निकलता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट मोल कितना है, हाफ, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 34। तो आंसर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 34, तो वेट आ जाएगा 17 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट तो आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 1 लीटर मतलब 1000 ml है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर जो मास आने वाला है वो कितना आने वाला है हमारे पास, डेंसिटी 1, वॉल्यूम कितना है 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम।
अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो परसेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है हमारे पास 17, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1000 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1.7। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा पहला। ठीक है, बहुत सरल था। कॉन्सेंट्रेशन को उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछा है भैया, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म देके रखा हुआ था, दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में वो पूछ रहा था। ठीक है, तो इसे भी आराम से बनाया जा सकता है अगर आपने नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक का था। डी ब्लॉक से क्या क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन। मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है, मैग्नेट आयन होता है MnO4-2, ये होता है मैग्नेट आयन, परमैग्नेट मतलब MnO4-। ठीक है, अब यहां पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना था, बोथ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर पैरामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। ठीक है, बोथ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक नहीं होते। ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, ये हमारा क्या होता है पैरामैग्नेटिक, ये हमारा क्या होता है डायामैग्नेटिक, ये हमारा डायामैग्नेटिक। तो ऑप्शन तो निकल चुका है, एक ऑप्शन चूज करना था, एक ऑप्शन निकल, इन तीनों को भी अपन कंफर्म करेंगे। मैग्नेट आयन ग्रीन कलर, पैरामैग्नेट आयन पर्पल। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है हमारा, और ये हमारा पर्पल कलर का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बोथ पैरामैग्नेट एंड टेट्राहेड्रल। इनका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर O, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव। स्ट्रक्चर दोनों का टेट्राहेड्रल आने वाला है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मैग्नेट एंड परमैग्नेट p पाई d पाई, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आने वाला है, तो दोनों का sp3, तो ओनली p पाई d पाई ही बॉन्डिंग होगी, ये ध्यान रखिए। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट है, तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक टेबल से किस तरह से पूछा गया है। यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन देखना कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट, करेक्ट बताना है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। देखो ये बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, नॉर्मल सी बात है। मैग्नीशियम की साइज क्या है, छोटी है, सॉरी बेरिलियम की साइज क्या है, छोटी है मैग्नीशियम से, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ए हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन में ए नहीं है, मतलब ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। आप जानते हो ना कि जो बेरिलियम होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिलता है और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है, और एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलके AlN बनाता है। ये ध्यान होगा ना, K-3 A+2, ये क्या बना लेगा हमारे पास BeN, इस तरह बेरिलियम नाइट्राइड। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करते हैं भाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट बोल रहा है, डज नॉट रिएक्ट, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, मतलब डी हमारा सही नहीं है, और डी हमारा सही नहीं है तो डी इसमें आ रहा है, डी इसमें आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन दोनों हट चुके हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा पहला, हमारा आंसर क्या चला जाएगा पहला, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड ग्रेजुअली, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ। ठीक है, 0.1 मोलर HCl में हम 0.1 मोलर NaOH मिला रहे हैं ग्रेजुअली, और हमें स्टेटमेंट, हमें ग्राफ बताना है। अब ग्राफ किस में बताया गया है, pH और NaOH में। एक बात साफ है, जैसे जैसे आप NaOH को ऐड करोगे, ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे आपका pH बढ़ता जाएगा, तो ये वाला ग्राफ तो गलत हो गया। दूसरा, अब जो इंटरमीडिएट पॉइंट आएगा, जो न्यूट्रलाइज पॉइंट आएगा वो 7 आएगा, बीच में आना चाहिए, ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा वहां पर क्या होगा, कांस्टेंट pH आएगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है। आंसर क्या चला जाएगा हमारा सेकंड, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स से तो यार बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या था, 2A + 3B gives 3/2C gives प्रोडक्ट, करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, B एंड C। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा भाई कि 1/2 माइनस या D
1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन इक्वल टू -2/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा -2/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, पहला, ठीक है, बहुत सरल था, सिर्फ चेंज करना था और आंसर अपने आप आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए हाइपोथेटिकल केस लेट द वैल्यू ऑफ एल इज डिफाइंड एज 0 1 2 3 n+1 फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट नोबल गैस इज 8। देखो हम बात करते हैं कि फॉर n = 1, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझना फॉर नोबल गैस 8, ठीक है, फर्स्ट नोबल गैस का क्या होगा, फर्स्ट नोबल गैस होगा 1s2 1p6 और 1d10। तो यहाँ पर 18 इसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट अल्कली मेटल इज 9। दूसरा अगर बात करें तो 1s2 1p6 1d10 और 2s1। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 19 होना चाहिए, ना कि 9, ठीक है। और कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन इन 2pz। अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो क्या होगा 1s2 1p4, ठीक है, ये इसमें तो नहीं है। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 एज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करो कि 13 है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 1p6 1d5, यहाँ पर d5 हाफ फिल्ड आ रहा है, तो ये सही आंसर क्या चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस थे। न्यूमेरिकल बेस देखो, न्यूमेरिकल बेस तो बहुत सरल है यार। न्यूमेरिकल बेस देखो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH विल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 मोलर फॉस्फोर, इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ पर NaOH है, ठीक है, उसे आप फॉस्फोनिक एसिड H3PO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो आपका बनता है NaH2PO2 प्लस वाटर, ठीक है। फॉर न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हो, फॉर न्यूट्रलाइजेशन N1V1 इक्वल टू क्या होता है N2V2, ठीक है। N1 NaOH की बात करें तो 0.1 इंटू वॉल्यूम पता नहीं है, इसके लिए 0.1 इंटू 10, तो V कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से V आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 10 ml, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन A एंड प्रोटीन B 0.73 ग्राम ऑफ प्रोटीन A is dissolved in 250 ml of solution while 1.65 ग्राम ऑफ प्रोटीन B is dissolved in 1 liter of solution. Then find out the ratio of molecular mass of protein A and protein B. अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर उसने एक चीज बोल दी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब पाई A इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई B के बराबर होने वाला है, ठीक है। पाई A इक्वल टू क्या होता है I A इंटू CA इंटू RT, ये क्या हो जाएगा IB इंटू CB इंटू RT, RT से RT क्या कर दो, कैंसल आउट कर दो, मतलब IA इंटू CA इक्वल टू IB इंटू CB। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि IA इक्वल टू IB इक्वल टू 1 होने वाला है, क्योंकि ये प्रोटीन है भाई, क्योंकि ये प्रोटीन है, ठीक है। तो CA इक्वल टू क्या होने वाला है, CB होने वाला है। अब C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मतलब A का निकालना है तो वेट कितना है 0.73 अपॉन मॉलिकुलर वेट में मान लेता हूँ MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए तो 250,000। CV के लिए अगर B के लिए अगर बात करें तो वेट कितना है 1.65, मॉलिकुलर वेट मान लेते हैं MB एंड वॉल्यूम इन लीटर कितना है 1। तो यहाँ पर जब आप MA अपॉन MB सॉल्व करोगे, MA अपॉन MB सॉल्व करोगे तो वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है हमारे पास, ये 4 टाइम कैंसिल होने वाला है,
ठीक है, ये 4 टाइम कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आने वाला है 0.73 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.65। तो ये जो रेशो आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास 1.77। ठीक है, इतना हमारे पास रेशो आ जाए। बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा अप्लाई ही नहीं करना था, जो हमें पता था उसी को अप्लाई करके आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड था। 6.022 into 10 की पावर 22 molecules of compound X has molar mass 10 gram. What is the molarity of solution containing 5 gram of X in 2 liter of solution? Answer as P where M equal to P into 10 की पावर -3। इसमें अपन को आंसर देना था। ठीक है, हमको बताया गया कि 6.022 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड X, उसका मास कितना है 10 ग्राम है। हमें मोलरिटी फाइंड करना है सॉल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम X है 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 22। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो n आ जाएगा हमारे पास 1/10। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 1/10, वेट कितना है हमारे पास 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना था। तो मॉलिक्यूलर वेट जो आने वाला है हमारे पास x का, वो कितना आने वाला है 100। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x कितना आ गया 100 आ गया। अब हमें क्या करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है 5 ग्राम सॉल्यूशन की। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 इंटू 2 लीटर सॉल्यूशन है, तो ये कितना हो जाएगा 5/200, दैट इज 1/40। अब जब 1/40 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/40 मतलब 0.025। ठीक है, जैसे अब P के टर्म में लिखोगे क्या लिखोगे 25 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, आंसर क्या जाएगा हमारे पास, P आंसर बताना है हमें। P आंसर होगा हमारे पास 25, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो भाई SN2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, अपन ने ये करा भी हुआ है पहले भी। ठीक है, राइट डाउन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब एक चीज इन चारों में कॉमन दिख रही है, SN2 का ऑर्डर बताना है। ठीक है, SN2 मतलब SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी कम क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। एक चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन आ रही, ये चीज कॉमन आ रही। ठीक है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर देखो ये NO2 है, ये NO2 है, NO2, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग आ रही है। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पर इसका -I लग रहा होगा और इसका -M लग रहा होगा। यहाँ पर इन दोनों की मेटा है, मतलब ये -I और ये भी क्या लग रहा होगा -I। अब यहाँ पर ये -I और यहाँ पर ये क्या लग रहा होगा, ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर -M, यहाँ पर क्या लग रहा होगा -I लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ लग नहीं रहा। एक बात तो साफ हो गई कि ये जो -M -I ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम करते हैं। तो सबसे बाद में तो फोर्थ आने वाला है, सबसे बाद में फोर्थ आने वाला है, मतलब सेकंड ऑप्शन पहले ही कट गया। अब यहाँ पर समझो कि ये सेकंड है, सेकंड जो आने वाला है वो थर्ड और फर्स्ट से क्या आने वाला है, बाद में आने वाला है। ठीक है, अब सेकंड जो आने वाला है वो थर्ड और फर्स्ट से क्या आने वाला है, बाद में, मतलब ये ऑप्शन हट चुका है। ठीक है, अब अगर बात करें तो सेकंड जो है वो थर्ड और फर्स्ट से क्या आने वाला है, बाद में आने वाला है। अब इन दोनों ऑप्शन को देखो, इन दोनों ऑप्शन को देखो, यहाँ पर -M -I और यहाँ पर भी -M -I लग रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखना है, यहाँ पर जो -I है, जहाँ पर जो -I है वो क्या होगा, हमारा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि M इफेक्ट तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, I डिपेंड करता है। तो -I यहाँ पे ज्यादा होगा, -I यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो पहले वाले का जो इफेक्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, ये जाने वाला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ अप्लाई करना था और आंसर अपने आप आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने लिए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये, ओके।
अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए है उसे आप CH3 MgBr सेकंड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो। बी बन रहा है, बी को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हो। तीसरा ओजोनोलाइसिस कर रहे हो। और डी और ई बन रहा है। ठीक है, आपको ए पहचानना है, ए क्या है। आप क्या करते हो कि इनमें सबसे पहले आप एक एक मॉलिक्यूल को देखो और उनका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, क्या बन सकता है। देखो हमारे पास ए अगर लेता हूं मैं, ए अगर हमारे पास है, हमारे पास ए कुछ इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ CH3। जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो है, ठीक है, ये जो है ये शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पर हमारा पॉजिटिव अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा हमारे पास CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर O MgBr और यहाँ पर क्या जाएगा CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप वाटर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये MgBr निकलेगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। यहाँ CH2, यहाँ पर C, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ सर CH3। ठीक है, ये हमारा B बन चुका है। ये हमारा A था, ये हमारा क्या बन चुका है, B बन चुका है। अब यहाँ पर जो B बना है उस पर आप क्या करवा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हो, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होने वाला है। अब यहाँ से ये OH निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कीन फॉर्म होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये हमारा, ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH, बेसिकली तो CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये हमारा C बनने वाला है। अब C जो बना है उसका आप क्या करवा रहे हो, ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा, ओजोनोलाइसिस होगा तो आपके पास एक एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड बना आपका और एक आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका D है और ये आपका क्या है, E आने वाला है। ठीक है, तो इसका जब आप KOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास ये बनने वाला है, और अगर BOH के साथ हीट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा, पहला। ठीक है, वो तो चांस था कि मैंने पहला लिया और आपके पास ये सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। ठीक है, आप ऐसे ले लेकर अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते, आपके पास आंसर निकल के आ जाता। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 16, कैलकुलेट C डबल बॉन्ड O in the given structure of peptide chain। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और लाइसिन, ये एक पेप्टाइड चेन बना के रखी हुई है। इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से और लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हमें C डबल बॉन्ड O जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O कितना आने वाला है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना आएगा, एक तो यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, ये एक, ये अब आगे अब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आने वाला है। तो टोटल कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। 17 में मैच द कॉलम। क्लोरोफेनिकोल आप सब जानते हो, ये एज ए एंटीबायोटिक काम करती है, और एंटीबायोटिक काम करती है मतलब ए का क्या आने वाला है, हमारा 3 आने वाला है। ए का 3 आया, ये पहला ऑप्शन हट चुका है, थर्ड ऑप्शन हट चुका है। अब आप जानते हो राइनेटीन, राइनेटीन जो होता है हमारा वो एज अ क्या काम करता है, एज अ किस तरह से काम करता है भाई, एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करता है, सॉरी राइनेटाइडिन हमारा एज अ एंटी हिस्टामिन काम करता है, ये ध्यान रखें, एंटी हिस्टामिन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारा, यहाँ पे ए का 3 है, बी का 2, ए का 3, बी का 2। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो मॉर्फिन होता है हमारा, जो मॉर्फिन होता है वो एज अ क्या होता है, एनाल्जेसिक काम करता है, एज एनाल्जेसिक, मतलब ये सही है, ये गलत है। आंसर क्या चला जाएगा हमारा, सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 18 देखो यार, 18 तो भाई बहुत सही था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड वन है, ठीक है, ब्यूटा ऑक्साइड के और हीट, ये अपन ने लेके रखा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब हॉफमैन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा बीटा 1H है, ये हमारा बीटा 2H है। तो यहाँ पर जो अल्कीन बनेगा, 2 अल्कीन फॉर्म होंगे। एक अल्कीन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, एक अल्कीन हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है, और एक अल्कीन हमारे पास क्या बनने वाला है, एक अल्कीन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा भाई, ये ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर ये जो है हमारा हॉफमैन वो हमारा मेजर होगा, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर जो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, मेजर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ए और बी हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें select the correct statement regarding the above statement, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। एक बात सोचो कि यहाँ पर जो ए है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इसमें क्या होगी, इंटर होगी, इसमें इंटर होगी, और इसमें क्या हो रही है, इंट्रा हो रही है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है बी इज लेस वाटर सॉल्युबल देन ए, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, बी इज लेस वाटर सॉल्युबल देन ए, बी इज लेस वाटर सॉल्युबल देन ए, ये तो हमारा गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि बी में तो इंटरमॉलिक्यूलर बन रही है ना, और इंटरमॉलिक्यूलर बनेगी तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ए ऑप्शन तो हट चुका है, ए ऑप्शन हटा तो ये हमारा पहला ऑप्शन हट चुका है, चौथा ऑप्शन हट चुका है। अब हमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन चूज करना है। थर्ड है हमारे पास सी ऑप्शन जो है, बी इज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन है। नॉर्मल सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब सी जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब बी इज मोर क्रिस्टलाइन नेचर देन है। अगर क्रिस्टलाइन नेचर की बात करें तो बी का क्रिस्टलाइन नेचर ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हमको मिलने वाला है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन, बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप जानते हो कि NAR जो रहती है, NAR की जो रिएक्टिविटी होती है, NAR की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के। आपके पास कमी कितनी है, आपके पास कमी कितनी है उस पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके स्टेरिक हिंड्रेंस पर, आपके स्टेरिक हिंड्रेंस पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर हमारे पास दो एल्डिहाइड हैं और दो क्या है हमारे पास कीटोन है। एक बात साफ है कि जो एल्डिहाइड है उसकी जो रिएक्टिविटी आती है वो कीटोन से क्या जाती है, ज़्यादा आती है, ये बात आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है एल्डिहाइड में, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है, ठीक है। तो एक बात साफ है कि एल्डिहाइड की ज़्यादा आने वाली है कीटोन से, दोनों एल्डिहाइड की ज़्यादा आने वाली है। अब दोनों एल्डिहाइड की ज़्यादा आएगी तो अब देखो यहाँ पर कीटोन की ज़्यादा आ रही है तो गलत है, यहाँ पर कीटोन की ज़्यादा आ रही गलत है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड को पीछे फेंका हुआ है तो ये गलत है। आंसर क्या जाएगा, एल्डिहाइड की पहले आएगी देन कीटोन। और एल्डिहाइड में बात करें तो एलिफेटिक वाले की ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक वाले में क्या होता है, हमारे पास रिंग होती है जिसका स्टेरिक रिपल्शन लगता है, तो प्रोपेनॉल की क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेंजाइल एल्डिहाइड। और कीटोन में अगर बात करें तो प्रोपेनॉल की ज़्यादा आने वाली है एज कम्पेयर टू ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने नोट्स में करा हुआ है, अगर आपको याद है तो अपन ने करा हुआ है यार, नोट्स खोलो और देखो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसिड रेन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इट करोड वाटर पाइप्स, ठीक है, वाटर पाइप को करोड करता है भाई, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ट्री एंड प्लांट, भाई हार्मफुल होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, यहाँ पर नॉट हार्मफुल लिखा हो, मतलब एक ऑप्शन हमारा बी आएगा भाई, ठीक है, ये ऑप्शन हट चुका है हमारा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो, इट डज नॉट कोज ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग, इस एनिमल, ब्रीथिंग प्रॉब्लम करता है भाई, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, गलत हो गए ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, ये ध्यान, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ अपन ने अभी करे हैं वो सारे के सारे अपन ने कभी ना कभी प्रैक्टिस करे हुए हैं। जब आप नोट्स खोलोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ नया कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे के सारे नोट्स से हैं, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई जिन्हें देखकर डर लगे, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले करे हुए, कोई दम वाली बात नहीं है। पेपर में बहुत ईजी पेपर था, ज़्यादातर बच्चों का जिसने पढ़ा होगा उसका बहुत सही गया होगा केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। तो जिसका भी अभी एग्जाम होने वाला है भाई, वो नीट के लिए बेसिकली इन पेपर को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि नीट में इन पेपर से बहुत अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक तो दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का आपका पेपर आया हुआ है 3 सितंबर 2 शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।